हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। आपकी बुक का नाम है संघर्ष और शांति निर्माण, मतलब कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस बुक के रिगार्डिंग कमेंट किए थे कि सर इस बुक को कंप्लीट करिए, इसीलिए हम ये वीडियो लाए हैं। और इसके नोट्स जल्द से जल्द हमारे जो ब्लॉगर वेबसाइट है उस पर भी आएंगे, और जैसे ही नोट्स कंप्लीट होते हैं आपको इसकी पीडीएफ हमारी नोट्स की वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगी। जो यूनिट 1 है वो अराउंड 3 पार्ट्स में बांटा गया है, मतलब ABC, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी है और बुक के अकॉर्डिंग भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इसीलिए हम इस वीडियो में यूनिट 1 के A पार्ट को कंप्लीट करेंगे। संघर्ष की समझ आपके यूनिट का नाम है, और जितने भी नोट्स बनाए गए हैं ये, ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्टडी मटेरियल को यूज़ करके बनाए गए हैं और थोड़ा सा इंटरनेट से कंटेंट को यूज़ करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। देखिए, जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि संघर्ष की समझ के बारे में चैप्टर है, तो इस चैप्टर में मेनली आपको जो टॉपिक कंप्लीट होगा या कवर होगा वो होगा संघर्ष से रिलेटेड। संघर्ष से रिलेटेड जितने भी आपके सब टॉपिक्स बनते हैं वो सारे इस यूनिट में या फिर आप इस पार्ट में कवर करेंगे। संघर्ष की पृष्ठभूमि की बात करें तो प्राचीन काल से ही मानव समाज में संघर्ष की आवश्यकता और महत्व जाना जाता है। ठीक है, तो मतलब पुराने समय से ही संघर्ष देखने को मिल जाता है। पुराने समय से ही लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। समाज में देखें या फिर देशों में देखें, अलग अलग प्रकार के लोगों ने संघर्ष किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संघर्ष करंट टाइम में या थोड़ा पुराना, ये नहीं, बहुत लंबे टाइम से लोग संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, और वो सारा देखने को मिलता है। प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली और थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव और सामाजिक नियमों के माध्यम से संघर्ष की धारणा को समझाया है। ठीक है, तो मेनली संघर्ष से रिलेटेड अगर आप कोई उदाहरण या फिर कोई बड़ी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मुख्य विचारक हैं वो है मैकियावेली और थॉमस हॉब्स, जिनके द्वारा इस चीज़ को डिटेल में बताया गया है। तो इन्होंने क्या समझाया है कि मानव स्वभाव और सामाजिक नियमों के माध्यम से संघर्ष की धारणा को बताया है। उनके मानने के अनुसार, मतलब वो मानते हैं कि संघर्ष मानव स्वभाव का एक प्राकृतिक अंश है। मतलब ठीक है, संघर्ष क्या है, मानव स्वभाव का एक प्राकृतिक अंश है। मतलब प्रकृति के द्वारा ही मानव को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कला मिली है संघर्ष करने की। ठीक है, और इसका समाधान सामाजिक अवधारणाओं में ही होना चाहिए। मतलब संघर्ष का जो समाधान है वो सामाजिक की अवधारणाओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे देखेंगे मैकियावेली और हॉब्स के सिद्धांत के अनुसार समाज में अधिकारी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, जैसे कोई पोस्ट हो गई, कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे है, उसको कुछ अधिकार प्राप्त हैं, तो अधिकारी व्यक्ति को पूर्ण शक्ति देनी चाहिए ताकि वह संघर्ष और अराजकता के खिलाफ समाज को सुरक्षित कर सके। ठीक है, यहाँ पे समाज की सुरक्षा की बात की जा रही है। किन चीज़ों से संघर्ष हो रहा है और अराजकता हो रहा है। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए कि एक समाज है, ठीक है, उस समाज में लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो समाज को इन्हीं दो चीज़ों से, अराजकता और संघर्ष से बचाने के लिए जो अधिकारी व्यक्ति है उसके पास संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। इस चीज़ की वो लोग मांग करते हैं। इस तरह के विचार लोगों को राज्य के प्रभाव में रखते हैं, जिससे अनुशासन और शांति सुनिश्चित हो सके। तो क्या करते हैं, इस प्रकार के जो अधिकार हैं व्यक्तियों के पास, जो बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति हैं जिनका काम है समाज को संभालना और समाज को अच्छे प्रकार से चलाना, ठीक है, उन लोगों के पास ये अधिकार हैं जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अनुशासन और शांति का निर्माण कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। संघर्ष का समाधान केवल शांति, सामाजिक साझेदारी और संबंधों के सहयोग से ही संभव नहीं है। इससे लोगों के बीच समझदारी और सम्मान का वातावरण बनता है, जिससे समाज को और मजबूत बनता है। तो क्या बताया कि संघर्ष जो है, संघर्ष का समाधान ऐसा नहीं है कि केवल हमने शांति स्थापित कर दी तो संघर्ष खत्म हो गया, या फिर सामाजिक साझेदारी, समाज में लोगों के बीच में साझेदारी करवा दी तो हो गया। नहीं, यहाँ बताया कि इससे लोगों के, मतलब जब संघर्ष का समाधान किया जाता है तो इससे लोगों के बीच में समझदारी बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, जिससे क्या होता है, समाज और ज़्यादा मजबूत बनता है। संघर्ष की परिभाषा और उसके चरणों की बात करें तो संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जो दो व्यक्तियों या एक समूह के बीच मुद्दों के और विचारों को अंतर से उत्पन्न होता है। क्या बताया गया कि संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो व्यक्ति या एक समूह के बीच
या तो दो व्यक्तियों के बीच में हो गया इंडिविजुअली, भाई दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, या फिर एक समूह हो गया बहुत बड़ा, उसके बीच में ही अंदर समूह के अंदर ही संघर्ष हो रहा है, के बीच मुद्दों और विचारों के अंतर से उत्पन्न होता है। भाई दो व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं, ठीक है, तो अब अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके वो चाहते हैं कि वो अपना विचार सामने वाले को समझा सके या उसके ऊपर डाल सके। इस प्रकार से क्या होता है, संघर्ष चालू हो जाता है। यहाँ तक कि हम अपने आसपास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष के कई उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। अपने आप इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी संघर्ष को देख सकते हैं कि भाई किसी स्टेट में लोग संघर्ष कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की मांग के लिए, ठीक है। जैसे करंटली आपने देखा होगा लद्दाख में लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। और ये संघर्ष किन दो चीज व्यक्तियों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से, और उन लोगों के बीच में, ठीक है, जो संघर्ष कर रहे हैं। अब बात करें संघर्ष के उदाहरणों की हो गई, अब संघर्ष के चरणों की बात करें तो अंतः व्यक्तिगत संघर्ष, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब एक व्यक्ति के अंदर ही संघर्ष होता है तब उसे अंतः व्यक्ति संघर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी को कोई निर्णय लेने में दुविधा होना और स्वार्थ और उत्कृष्टता के बीच युद्ध करने, इसका उदाहरण हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे संघर्ष के आप कह सकते हैं कि पार्ट्स बताए गए, संघर्ष कौन कौन से लेवल पे होता है। तो पहला आता है अंतः व्यक्तिगत संघर्ष। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंतर्गत संघर्ष। कभी कभी आपने भी अपने अंदर देखा होगा कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, आप संघर्ष कर रहे हैं कि कौन से ऑप्शन को चूज करना है, कौन से डिसीजन को लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपने 10th पास करके जब आप 11th में आए होंगे तो आपके पास संघर्ष होगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, भाई आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, अदरवाइज साइंस में जाना है, ठीक है। तो ये संघर्ष आपने फेस किया होगा। तो ये क्या होता है, व्यक्ति के अंतर्गत संघर्ष होता है। फिर बात करें पारस्परिक संघर्ष, इंटरपर्सनल, ये इंट्रापर्सनल था, ये इंटरपर्सनल है, ठीक है। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को पारस्परिक संघर्ष कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों के बीच विभिन्न मतभेद, रुचियां, उद्देश्यों के अंतर के कारण क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, या फिर हम उसे संघर्ष कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में था कि भाई एक व्यक्ति के अंदर हो रहा है संघर्ष, इसमें क्या हो रहा है, दो व्यक्ति हो रहे हैं या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति हो रहे हैं, उनके अपने अपने थॉट्स हैं, उनकी अपनी अपनी रुचियां हैं, ठीक है, उनके अपने उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्यों के बीच में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। फिर आता है तीसरा, अंतः समूह संघर्ष, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। यह संघर्ष एक समूह के सदस्यों के बीच होता है। इसमें समूह के सदस्यों के बीच विभिन्न उद्देश्य, मूल्य, दृष्टिकोणों के अंतर के कारण मतभेद होता है। आप सपोज करिए कि एक ग्रुप है, ठीक है, कोई भी आप उदाहरण लेते हैं, आपकी क्लास का ही एक उदाहरण ले लेते हैं कि भाई आप किसी एक क्लास में हैं, आप 11th क्लास में हैं, तो आपकी क्लास के अंदर ही संघर्ष हो रहा है, ठीक है। भाई दो स्टूडेंट्स हो गए, उनके बीच में संघर्ष हो रहा है, क्लास में दो ग्रुप बन गए, उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंतर्गत लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है, ये पार्टियां बन गई हैं, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। तो ये क्या हो गया, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। और अंतः समूह संघर्ष का मतलब है इंटर ग्रुप। इसमें दो या दो से अधिक समूहों के बीच में संघर्ष हो रहा है। ऊपर वाले में एक समूह के अंदर संघर्ष हो रहा था, और यहाँ पे क्या है, दो बड़े बड़े ग्रुप हो गए, दो क्लासेस हो गई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं दो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनियां हो गई जिनके बीच में संघर्ष हो रहा है। तो क्या होता है, दो या दो से अधिक समूह के बीच में संघर्ष हो, यहाँ विभिन्न समूह के बीच में विभिन्न उद्देश्य, स्वार्थ, रुचियों के कारण क्या होता है, मतभेद होता है, तभी संघर्ष होता है। इन चरणों में अंतर, व्यक्तिगत संघर्ष एक व्यक्ति के अंतर्गत हो, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट में बताया गया है कि व्यक्तिगत संघर्ष क्या होता है, एक व्यक्ति के अंतर्गत। पारस्परिक संघर्ष होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, ठीक है। अंतः समूह संघर्ष होता है समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच में संघर्ष होना। और अंतर समूह होता है दो बड़े बड़े समूह या हो गए, दो भिन्न अलग अलग ग्रुप हो गए, उनके बीच में। इन संघर्षों को समझकर हम संघर्ष को नियंत्रित करने और समाधान करने के उपाय बना सकते हैं, ठीक है। जब आप संघर्ष को समझ जाते हैं तभी आप उनको निपटारा करने के जो उद्देश्य हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि निपटारा करने के जो तरीके हैं, वो आप फाइंड कर पाते हैं। अब आगे देखें, ताकि समाज में शांति और सहयोग का माहौल बन सके। अब आगे देखें, संघर्ष के चरणों को समझना। ऊपर हम बात कर रहे थे संघर्ष के टाइप के या फिर उसके चरण हो गए, संघर्ष की परिभाषा और उसके चरण। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संघर्ष के चरणों को समझना। पहले आता है स्थायी शांति, परमानेंट पीस। यह वह स्थिति है जहां दोनों पक्षों के बीच
तनाव कम होता है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, स्थायी शांति कब होती है भाई, परमानेंट पीस कब होती है कि कोई भी दो ग्रुप या कंपनियों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, संघर्ष हो रहा होता है, तो क्या होता है, उनके बीच में तनाव कम हो जाता है और एक दूसरे का वो लोग सम्मान करते हैं। इससे आर्थिक, पर्यावरण, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग में शामिल होते हैं। अब बात करें अस्थायी शांति, ऊपर वाली तो परमानेंट थी, नीचे वाली टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए उनके बीच में शांति हुई और कब पता क्या हो जाए, ठीक है, कब तनाव चालू हो जाए। तो इसके लिए इसमें क्या होता है अस्थायी शांति में कि इसमें तनाव बहुत अधिक होता है और शांति की गारंटी नहीं दी जा सकती, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि तनाव कम भी हो सकता है कि समय आने पे ये परमानेंट पीस में भी बदल जाए और अदरवाइज ये कभी बदले ही ना। शारीरिक धमकी, फिजिकल थ्रेट, मतलब आप किसी को डराना हो गया, फिजिकल थ्रेट देना हो गया, यह एक खुला संघर्ष है जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, यहाँ तक कि सेना को शामिल करने की भी बात होती है। ठीक है, जब शारीरिक धमकी की बात आती है तो भाई फिजिकल थ्रेट मतलब धमकी दे देना, उसको डरा देना, तो एक दूसरे का ग्रुप, दोनों ग्रुप एक दूसरे को डरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उसमें सेना भी शामिल हो सकती है, मतलब जंग भी हो सकती है अगर बहुत बड़े लेवल पे ये संघर्ष हो रहा है तो। फिर बात करें शस्त्रों की होड़, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यह स्थिति तीव्र हिंसा को शामिल करती है और स्थिर शांति बहुत दूर होती है, इसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, शास्त्रों की होड़ से मतलब है यहाँ पे कि भाई दोनों जो ग्रुप हैं या फिर जिन भी दो लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है उनके बीच में हो सकता है कि लड़ाई भी हो जाए और हथियारों का भी प्रयोग हो सकता है। आगे बढ़े, ये चार चरण संघर्ष के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। शांति की स्थिति को स्थायी बनाने के लिए समझदारी से संघर्ष का सामना करना और समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है। अगर आपको परमानेंट पीस बिल्ड करनी है, किसी जब भी लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है तो आपको संघर्ष को अच्छे से समझना होगा और देन आपको पीस बिल्डिंग करनी होगी। संघर्ष के संकेतों को पहचानना, संघर्ष के संकेत क्या हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इन दो ग्रुप्स के बीच में संघर्ष हो रहा है या फिर इन दो लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है। तो इसको देखें, पहले आता है आर्थिक असमानता। जब समाज में धन का असमान वितरण होता है और सभी लोगों के लिए सामान्य संसाधनों की पहुंच नहीं होती तो इससे समाज में विवाद और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है सामाजिक लेवल पे संघर्ष की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई समाज में अगर धन जो है, पैसा जो है, उसका असमान वितरण हो रहा है, मतलब समान वितरण से तात्पर्य ये है यहाँ पे कि भाई लोगों में जिस प्रकार से बंटना चाहिए उसी प्रकार से बंट रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उस प्रकार से उसे धन मिल रहा है, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि धन का असमान वितरण हो रहा है। कुछ लोगों के पास तो अनंत पैसा जा रहा है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, और वहीं कुछ लोगों के पास मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें उस प्रकार की जो रकम है या फिर जो सैलरी है वो उन्हें नहीं प्राप्त हो रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संघर्ष हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया है कि सभी लोगों के लिए सामान्य संसाधनों की पहुंच नहीं होती। मतलब देखिए भाई, समाज जो संसाधन है वो तो समाज में एक आप कह सकते हैं कि सभी को समान मिलने चाहिए। ठीक है भाई, जो उनकी न्यूनतम चीज़ें हैं वो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। अगर समाज में रह रहे हैं तो हर व्यक्ति को अधिकार है संसाधनों का प्रयोग करने का, परंतु यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई पहुँच नहीं हो पा रही लोगों की, तो इससे समाज में क्या होता है, वाद विवाद हो जाता है, उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, इसका एक उदाहरण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर आपने 12th में सोवियत संघ के बारे में पढ़ा होगा तो एक ये भी कारण था सोवियत संघ के विखंडित होने का, मतलब उसके खंडित होने का एक प्रकार से, कि वहाँ पे जो संसाधन था उसका सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो रहा था, वितरण नहीं हो रहा था। ठीक है, रूस को सबसे ज़्यादा संसाधन दिए जा रहे थे सोवियत संघ के द्वारा, और बाकी जो राष्ट्र थे सोवियत संघ के जुड़े हुए उनको संसाधन सही प्रकार से नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों ने विरोध किया, इस चीज़ का संघर्ष हुआ और सोवियत संघ को तोड़ दिया गया। ठीक है, आगे बात करें राजनीतिक वाद विवाद की। जब विभिन्न राजनीतिक विचारों और धाराओं के बीच मतभेद होते हैं तो इससे राजनीतिक संघर्ष पैदा हो जाता है। ठीक है, जब क्या होता है, राजनीतिक विचारों और धाराओं के बीच में क्या होता है, मतभेद हो जाते हैं। राजनीतिक जो ग्रुप्स हो गए उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद जो है वो बढ़ गए। ठीक है, या फिर उनके जो विचार हैं उन विचारों के बीच में मतभेद बढ़ गए तो राजनीतिक संघर्ष हो जाता है। तीसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक विवाद। जब समाज में कई धर्म, भाषाएं, परंपराएं और लिपियां होती हैं
और इनमें भिन्नता होती है, तो इससे सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक जो संघर्ष है वो उत्पन्न किस प्रकार होता है कि भाई एक समाज, जैसे हम भारतीय समाज की ही बात करें, यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हैं, ठीक है, धर्म हैं, आप कहें तो लिपियाँ हैं, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि दो हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि धर्मों के बीच में भी संघर्ष देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं जातियों के बीच में भी गाँव बसेरों में आपको संघर्ष देखने को मिल जाएगा, दो जातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है। वहीं भाषाओं के बीच में भी संघर्ष होने देखने को मिल जाता है कि भाई कुछ लोग एक पर्टिकुलर भाषा बोल रहे हैं, कुछ लोग दूसरी भाषा बोल रहे हैं, तो उनके बीच में संघर्ष हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ें, सैन्य मुद्दों को लेकर संघर्ष होता है। जब हालात इतने बुरे होते हैं कि सेना को लागू किया जाता है और हिंसा के द्वारा संघर्ष होता है, तो उसे सैन्य संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, सैन्य मुद्दों, अब देखिए कि भाई जैसे हम पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं कि पाकिस्तान में जब सैन्य शासन आ जाता है, जब तख्ता पलट हो गया, उसके बाद सेना आ गई, ठीक है, सेना ने सारा शासन संभाल लिया, तो उस समय जनता को काफ़ी बुरे हालातों से गुजरना पड़ सकता है। तो वहाँ पे जनता क्या करती है भाई, संघर्ष कर देती है, क्योंकि समाज है, समाज में लोगों को अधिकार है सही प्रकार से रहने का, परंतु सेना के कारण अगर लोग सही प्रकार से नहीं रह पा रहे तो क्या होगा, वहाँ पे लोग संघर्ष कर देंगे। ठीक है, अब सेना को लागू कर दिया गया और हिंसा के द्वारा संघर्ष होता है, तो इसे क्या कहते हैं, सैन्य संघर्ष भी कहा जाता है। फिर आता है भू राजनीतिक मुद्दे। जब भूमि और भौगोलिक स्थान से संबंधित मुद्दों को लेकर राजनीतिक संघर्ष होता है तो भू राजनीतिक संघर्ष कहा जाता है। अब देखिए, जब भूमि, जमीन को लेकर और भौगोलिक स्थान, किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि जमीन के टुकड़े को लेकर या उस जगह को लेकर, मुद्दों को लेकर क्या होता है, राजनीतिक संघर्ष होता है। राजनीतिक संघर्ष से तात्पर्य कि भाई पार्टियों के बीच में हो गया या फिर दो देशों की पार्टियों के बीच में हो गया बड़े बड़े स्तर पर, तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती है ये भू राजनीतिक मुद्दों के बीच में आता है, जिसमें भूमि को लेकर राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं और संघर्ष होता है। फिर आता है न्यायिक और कानूनी मामले। जब कानून और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में मतभेद होते हैं तो इससे न्यायिक और कानूनी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब क्या होता है कि भाई जब कानून और न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र में मतभेद होते हैं, भाई उनके पास अपने अपने अधिकार हैं, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य है कि भाई न्यायपालिका का अपना एक लिमिटेड अधिकार है, कानून के अपने वो हैं, दायरे हैं, तो अगर उनके बीच में संघर्ष हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यायिक कानून मामले आते हैं। आगे देखिए, इन संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें संघर्ष के कारणों और समाधान की दिशा निर्देश प्राप्त होती है। ठीक है, जितने भी हमने संकेत बताए हैं, ऊपर 6 संकेत हैं, तो इन संकेतों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ग्रुप में या समाज में किस प्रकार का संघर्ष चल रहा है। ठीक है, आर्थिक संघर्ष तो नहीं है, ठीक है, राजनीतिक संघर्ष तो नहीं है कि भाई दो पार्टियों के बीच में हो रहा है जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, या फिर सैन्य संघर्ष तो नहीं है कि सेना लागू कर दी गई और जनता को परेशानी हुई तो हिंसा हो रही है, संघर्ष को दबाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मतलब अगर आप पता कर पाते हैं संघर्ष का किस प्रकार से हो रहा है, क्या कारण है संघर्ष होने का, तो आप उस संघर्ष को जल्द से जल्द और सही प्रकार से सॉर्ट आउट कर पाते हैं और जो परमानेंट पीस है, ठीक है, स्थायी शांति है, वो आप स्थापित कर पाते हैं। अगला टॉपिक है संकट की रोकथाम की पहचान। किस प्रकार हम संकट को रोक सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन यहाँ पे उदाहरणों के तौर पर बताया गया है। ठीक है, तो उदाहरणों से हम समझेंगे कि महात्मा गांधी के आंदोलन में शांति और अहिंसा का अहम रोल रहा है। उन्होंने हमेशा यह सिखाया है कि संकटों का सामना शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि हिंसा से ही समाज में एकता और भाईचारा बढ़ सकता है। यहाँ पे अहिंसा आ गया, ठीक है, अहिंसा से ही समाज में एकता और भाईचारा बढ़ सकता है, जो समाज में प्रेम और शांति को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोकथाम के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी का अगर आप पर्सपेक्टिव देखें कि किस प्रकार आप जो हिंसा हो रही है या फिर संघर्ष हो रहा है इसको किस प्रकार निपटाया जा सकता है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, तो उसके 2 चीज़ें बताई गई हैं। शांतिपूर्ण रूप से और अहिंसा से हम हर चीज़ को ठीक प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अगर वो संघर्ष है तो हम संघर्ष को भी ठीक प्रकार से उसको रोक सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से और अहिंसा से। और अहिंसा से ही समाज में क्या बढ़ता है, एकता और भाईचारा ज़्यादा से ज़्यादा होता है और बढ़ता है। फिर आता है दूसरा उदाहरण नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका
में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाया। नेल्सन मंडेला ने क्या करा कि भाई जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव हो रहा था, ठीक है, काले गोरे का फर्क हो रहा था बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में, ठीक है, तो उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने क्या करा, गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाया। मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे अन्य नेताओं ने भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश में भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये माना जाता है कि अगर आप संघर्ष से निपट रहे हैं तो संघर्ष को अगर आप हिंसा से दबाने की कोशिश करेंगे या हिंसा से निपटाने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और हो सकता है कि स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाए। तो यहाँ बताया गया है कि भाई संघर्ष को सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से और अहिंसा से ही समाप्त किया जा सकता है और यही एक सही तरीका बताया गया है। अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाज में हिंसा और अशांति को रोका जा सकता है। समाज में जो हिंसा हो रही है या फिर जो लोग अशांति मचा रहे हैं, इन सब लोगों को अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से ही रोका जा सकता है। शांति और अहिंसा के उपयोग से लोग का मानसिक विकास होता है और स्थायित्व की दिशा में बदलाव आता है, ठीक है। जब अगर हम शांति और अहिंसा का प्रयोग करके जो चीज़ें हैं उन ठीक करते हैं तो लोगों का क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है, साथ में स्थायित्व की दिशा में बदलाव आता है। जिस दिशा में वो लोग परेशानी झेल रहे थे उस दिशा में बदलाव आता है। संकट के दौरान समाज में संरचना को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने ही आवश्यकता होती है, ठीक है। संकट का अगर देखिए कि किसी समाज में अगर संकट आया है तो समाज में संरचना को मजबूत करने के लिए जो समाज की जो संरचना है, किस प्रकार समाज बनाया गया है उस देश का या फिर वो समाज किस प्रकार बना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना क्या होता है, सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक होता है। शांति का मतलब सिर्फ हिंसा की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह समाज में सकारात्मक और साथ ही सुस्ती की स्थिति है, ठीक है। शांति का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने केवल हिंसा को समाप्त कर दिया या हिंसा नहीं हो रही वहाँ पे तो शांति नहीं। हिंसा यहाँ पे मतलब है शांति से कि समाज में एक सकारात्मक और साथी स्तुति की स्थिति हो, मतलब एक दूसरे का लोग साथ निभा सके, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर सके, भाईचारा ज़्यादा हो और सकारात्मक, ये सारी चीज़ें सकारात्मक होनी चाहिए, तभी उस देश में जो संघर्ष है वो अच्छे प्रकार से समाप्त होता है। इस प्रकार मानवीय संघर्ष के लिए संकट की रोकथाम में शांति पहचान और समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो मानव के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको निपटाने के लिए भाई शांति, पहचान और समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में समाधान के लिए सकारात्मक और सही कदम उठाए जा सके। आगे बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र संघ और संघर्ष की भूमिका। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करी गई है संघर्ष को एक्सप्लेन करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, ठीक है। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष को रोकना और समाज में शांति को बढ़ावा देना। यूएनओ को जब बनाया गया तो उसका मुख्य जो मकसद आप कह सकते हैं या फिर जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई जिन भी प्लेसेस पर देशों में संघर्ष हो रहा है उन सभी चीज़ों को बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से सॉर्ट आउट किया जाए उन प्रॉब्लम्स को। इसके लिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसको बनाने का। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संघर्ष न केवल राज्यों को प्रभावित करता है बल्कि यह विश्व शांति और सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है, ठीक है। तो किसी देश के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल राज्य को या फिर उस देश को ही परेशान कर रहे हैं, नहीं, हो सकता है ये संघर्ष एक समय आए कि इतना बढ़ जाए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाके लोगों को परेशान करे और जो अन्य देश हैं उन्हें भी जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़े। यूएनओ युद्धों और संघर्ष को रोकने का एक प्रमुख साधन रहा है और है भी। यूएनओ का उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए संघर्ष के समाधान खोजने में सहायता करता है। यूएनओ क्या करता है कि भाई जो संघर्ष हो रहा है उसको समाधान करने का तरीका ढूंढता है, ठीक है, और समाधान खोजने में लोगों की सहायता भी करता है। यदि कोई संघर्ष गंभीर हो जाता है तो यूएनओ इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और शांति सेना की मदद से समाधान
ढूंढ सकता है। आप देखिए कि भाई किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश में जो स्थिति है समाज की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे उस देश के जो मामले हैं उनमें इंटरफेयर होने लगा। तो यूएनओ क्या करेगा, वहाँ पे जाके इंटरफेयर करेगा उनके मामलों में और साथ के साथ शांति सेना भेज के ये जो संघर्ष हो रहा है उस देश में उसको समाप्त करेगा। शीत युद्ध के बाद यूएनओ ने बाल्कन के युद्ध, रवांडा में महासंघार और अन्य आंतरिक संघर्षों को संबोधित करने में सक्रियता दिखाई। तो यूएनओ ने क्या करा भाई, बाल्कन का जो युद्ध था उसको भी समाप्त करने की कोशिश की, नरसंहार जो रवांडा में हुआ था उसको भी करने की कोशिश की और अन्य आंतरिक संघर्षों को संबोधित करने में सक्रियता दिखाई। देश के अंतर्गत जो संघर्ष हो रहे हैं उनको भी समाप्त करने में इसने क्या दिखाई, सक्रियता दिखाई, तेजी दिखाई। यह सुनिश्चित करता है कि संघर्ष को तुरंत और सही तरीके से समाधान किया जाए और शांति बनाए रखी जाए। यूएनओ क्या सुनिश्चित करता है कि जो संघर्ष है उसको ठीक प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए, समाप्त किया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग संघर्ष को हिंसा के आधार पर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। यूएनओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और सुझाव संघर्षों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। यूएनओ समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स भी प्रसारित करता है, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि किन किन तरीक़ों से हम लोग जो संघर्ष चल रहा है उनको समाप्त कर सकते हैं। यूएनओ द्वारा कई प्रस्तावों को पारित किया गया जो संघर्ष को रोकने और समाधानित करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यूएनओ ने क्या प्रस्ताव पारित करे हैं, प्रस्ताव से तात्पर्य यहाँ पे है कि एक प्रकार से कुछ बिल्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के अंतर्गत पास करे गए हैं जिनसे संघर्षों को रोका जा सकता है। कई सारी एजेंसियां चल रही हैं जो कि इन संघर्षों को समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा यूएनओ द्वारा विश्व बैंक, आईएमएफ की मदद से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि संघर्ष के मूल कारणों को समाधान किया जा सके, ठीक है। यूएनओ के द्वारा विश्व बैंक और आईएमएफ की मदद से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साथ के साथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो है, इन तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, सहायता करते हैं ताकि आर्थिक रूप से जो संघर्ष चल रहा है इसको समाप्त किया जा सके। यूएनओ के द्वारा शांति सेना भेजी जाती है ताकि संघर्ष को रोका जा सके और शांति बनाए रखा जा सके। तो यूएनओ के पास अपनी शांति सेना नहीं है एक प्रकार से कहें तो, परंतु देशों के पास है। जैसे भारत अपनी शांति सेना भेजता है समय समय पे, ठीक है। जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शांति सेना भेजता है ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके और दो देशों के बीच में या समाज में चल रहे युद्ध को रोका जा सके और शांति बनाई रखी जा सके। यूएनओ की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रों को संघर्ष को रोकने और समाधानित करने में मदद करता है और विश्व के शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखने के लिए और संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। संघर्ष की रोकथाम के लिए कार्रवाई की बात करें यहाँ पे हम कुछ, तो इनको देखें कि संघर्ष की रोकथाम के लिए कार्रवाई का मतलब है जिन प्रयासों के माध्यम से संघर्ष को रोका जा सकता है और शांति का माहौल बनाया जा सकता है, ठीक है। जो संघर्ष हो रहा है उसको रोकथाम के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष केवल बैठे बैठे लोग कर देते, नहीं, कुछ कार्रवाई की जाती है, कुछ चीज़ें की जाती है जिससे वो संघर्ष समाप्त होता है। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है करी जाती है वो कार्रवाई के अंतर्गत आती है। तो संघर्ष की रोकथाम के लिए कार्यवाही का मतलब है जिन प्रयासों, जो लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है, जिन प्रयासों के माध्यम से संघर्ष को रोका जा सकता है और शांति का माहौल बनाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, कार्रवाई कहा जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय समय पर बदलती रहती है। संघर्ष की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय, स्थानीय के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है। तो संघर्ष की जो रोकथाम की जो कार्रवाई है वो समय समय पे बदलती रहती है, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक प्रकार का संघर्ष देखने के नहीं मिलता, ठीक है। हो सकता है समाज में आज किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष हो रहा हो तो कुछ समय बाद ही वो मुद्दा खत्म हो जाए और किसी और मुद्दे को लेकर संघर्ष चालू हो जाए। तो उस संघर्ष को, मतलब दोनों संघर्षों को समाप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की कार्रवाई की जाती है। तो
जो कार्रवाई है वो बदलती रहती है। साथ के साथ यहाँ पे बताया गया है कि संघर्ष की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर होता है ये काम, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच, राष्ट्रीय स्तर पर दो आप कह सकते हैं स्टेट्स के बीच, ठीक है, क्षेत्र में भी हो सकता है, उप क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी संघर्ष देखने को मिल सकता है। यह समाधानों की खोज में मदद करता है जो संघर्ष को बिना हिंसा के समाधानित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, जो कार्यवाही प्रक्रिया है वो हेल्प करती है लोगों की, ताकि संघर्ष को बिना हिंसा का प्रयोग किए समाप्त किया जा सके, मतलब अहिंसा से संघर्ष को समाप्त किया जा सके और शांति को बनाए रखा जा सके। संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों से हमने सीखा कि शांतिपूर्वक संघर्ष को संभालने और समाधान करने के लिए समाज की क्षमता का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखें, यह सामाजिक संघर्षों के समाधानित करने के लिए सभी समुदायों को शामिल करने और सहयोग को प्रोत्साहित करने के माध्यम से बन सकता है। अब आगे बात करेंगे, हम देखेंगे कि संघर्ष प्रबंधन और निपटान कैसे करें। संघर्ष जो हो रहा है उसका प्रबंधन किस प्रकार करें और उसका निपटान किस प्रकार करें। संघर्ष प्रबंधन के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं नियम हैं। पहला आता है स्थानीय संघर्ष का समाधान किस प्रकार किया जा सके। संघर्ष की स्थिति को पहचान कर संघर्ष को कम किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर अगर हम देखें तो संघर्ष का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं कि भाई संघर्ष की स्थिति को पहचान कर, संघर्ष मतलब स्थिति से तात्पर्य यह है कि संघर्ष कुछ ज़्यादा ही खराब स्थिति में तो नहीं होता है, चला गया ऐसा होता है कि संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है तो हम उसको पहचान लिया, उसकी स्थिति को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, परंतु संघर्ष बहुत लंबे समय से हो रहा है और लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, तो वहाँ पे उसकी स्थिति को समझना तो ईजी है परंतु उसको समाप्त करना कठिन है, ठीक है। तो संघर्ष की स्थिति को पहचान कर संघर्ष को कम किया जा सकता है, पहला आता है। फिर आता है दूसरा, संघर्ष कारकों की पहचान। संघर्ष के कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से संघर्ष हो रहा है, उनकी पहचान करके उनको महत्वपूर्ण पता करना, ठीक है। संघर्ष को प्रेरित और कम करने में मदद करने वाले कारकों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। भाई किन कारणों से संघर्ष हो रहा है और ऐसे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कारक हैं जिनके द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। ये दो चीज़ें पता कर लिया तो आप संघर्ष को समाप्त कर पाएंगे। फिर आता है तीसरा, प्रभावी प्रतिक्रिया की योजना। संघर्ष को समाधानित करने के लिए प्रभावी प्रतिक्रियाओं की योजनाएं बनाना जरूरी है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है जब संघर्ष को हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो पूरी प्रतिक्रिया है उसकी योजना बनाना एक महत्वपूर्ण काम है और ज़रूरी भी है। ये सभी उपाय संघर्ष की रोकथाम और समाधान के लिए महत्वपूर्ण हैं और शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। आगे देखें, संघर्ष प्रबंधन, निपटान और रोकथाम के बीच में अंतर क्या है। विरोधाभासी प्रबंधन, संघर्ष का प्रबंधन करना, निपटान करना और रोकथाम करना, इनके बीच में अलग अलग मतलब आप कह सकते हैं डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पहला आता है विरोधाभासी प्रबंधन। युद्ध और संघर्ष को समाप्त करना आसान काम नहीं होता। युद्ध और संघर्ष को समाप्त करना आसान काम नहीं होता। इसमें समझौते, सर्वसम्मति निर्माण और आपसी विश्वास शामिल होता है। जब इस चीज़ को, जब युद्ध को या फिर संघर्ष को समाप्त किया जाता है तो इसमें क्या होता है, समझौते होते हैं, ठीक है, सर्वसम्मानित निर्माण होता है और आपसी विश्वास इसमें शामिल होता है। शांति को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन युद्ध में शामिल लोगों के लिए दुश्मनों की मांग को स्वीकार करना मुश्किल होता है। अब देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि शांति को बढ़ावा देने के लिए, अगर आप शांति को, समाज में शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं के लिए क्या होती है, बातचीत करना ज़्यादा ज़रूरी होती है। भाई संघर्ष हो रहा है समाज के अंतर्गत और वहाँ पे अगर शांति को स्थापित करना है और उसको बढ़ाना है तो आपको क्या होगा, अहिंसा से बात करनी होगी, ठीक है, और जो उनकी मांगे हैं उनको मानना होगा। एक ठीक ठाक अगर आपकी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग उनकी जो मांगे हैं संघर्ष करने की, उनको मानना होगा और आप क्या कर पाएंगे, संघर्ष को समाप्त कर पाएंगे। परंतु यही अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध में शामिल लोगों के लिए दुश्मनों की मांग, युद्ध में जो लोग शामिल हैं उनके लिए जो मांग कर रहे हैं दुश्मनों की, स्वीकार करना एक मुश्किल काम होता है। जब प्रमुख मुद्दों पर समझौते होते हैं तो शांति का स्तंभ मजबूत होता है, ठीक है। अब देखिए, युद्ध हो सकता है कि एक बड़े स्तर पर हो रहा हो, ठीक है, युद्ध करने के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो, परंतु अगर आप शांति स्थापित कर रहे हैं युद्ध के होते हुए दौरान
ठीक है। तो छोटे मोटे मुद्दों पे अगर आप बात करके शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और शायद शांति स्थापित ना हो। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे क्या बताया गया है कि शांति का स्तंभ मजबूत होता है, ठीक है, जब प्रमुख मुद्दों के ऊपर समझौते होते हैं। ठीक है, ऐसे मुद्दे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उनके ऊपर समझौता हो गया तो मेनली युद्ध तो बड़े बड़े रूप में समाप्त हो गया। छोटे मोटे जो मुद्दे हैं वो होते रहेंगे समय के साथ साथ, परंतु जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे फटाफट शांति हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, शांति का जो स्तंभ है, खंभा है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। यह समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को भी लाता है। समाज में क्या लाता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन भी लाता है ये वाली स्थिति। अगला पॉइंट है पॉइंट बी, संघर्ष समझौता। इसमें विवाद के निपटान के लिए समझौते की भूमिका होती है। मतलब इसमें मेनली ये बताया गया है कि कोई भी विवाद हो, संघर्ष हो, उसका निपटान करने के लिए केवल वहाँ पे होता है समझौता। ठीक है, जिन भी दो ग्रुप्स के बीच में संघर्ष हो रहा है, विवाद हो रहा है, उनके बीच में समझौता करवा दिया जाता है। इसमें सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए ज़बरदस्ती पुलिसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए ज़बरदस्ती पुलिसिंग से नहीं कराई जाती। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज करिए कि संघर्ष हो रहा है किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, अगर वो लोग धरना कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा पुलिसिंग नहीं कराई जा सकती कि पुलिस को भेज के वहाँ से सभी लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा देना। ठीक है, जब तक कि वो गैरकानूनी ना हो तब तक उसको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि विवाद को कानूनी प्रक्रिया और बातचीत पर आधारित हल किया जाता है। ठीक है, कानून का जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है उसके बाद हल निकाला जाता है जो विवाद हुआ है या संघर्ष हुआ है उसका, और समझौता करा के उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है युद्ध, वियोजन और अहिंसा। युद्ध और संघर्ष को हल करने के लिए दो तरीके हैं, हिंसा और अहिंसा। कोई भी युद्ध हो रहा हो, संघर्ष हो रहा हो, मेनली अगर उसको समाप्त करना है या उसको आप एक प्रकार से ख़त्म करना है ठीक प्रकार से, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप हिंसा करके उसको ज़बरदस्ती वहाँ से हटा सकते हैं, या फिर अहिंसा करके एक सही तरीका ढूंढ के वो जो संघर्ष हो रहा है उसको समाप्त कर सकते हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार अहिंसा ही सबसे उत्तम तरीका है। तो गांधीवादी जो दृष्टिकोण है या फिर गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो था कि अहिंसा ही सबसे उच्च माध्यम है किसी भी संघर्ष या युद्ध को समाप्त करने का। यह मानते हैं कि समस्या को अहिंसात्मक तरीके से हल किया जा सकता है जिससे संपूर्ण समुदाय को लाभ हो। ठीक है, अहिंसा का प्रयोग करके जो भी मुद्दा है उसको समाप्त किया जाए ताकि समाज को इसका लाभ हो और किसी भी प्रकार की लोगों को जान माल की हानि ना हो, क्योंकि अगर हिंसा होती है तो जान माल की हानि हो सकती है और अगर कंडीशन ज़्यादा खराब हुई तो बहुत बड़े स्तर पर भी हो सकती है। बात करें सत्याग्रही के कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, पहला आता है भरोसा और सहयोग। सत्याग्रही का अपने प्रतिद्वंदी पर भरोसा करना चाहिए और वह उसके साथ सहयोग करने की कोशिश करता है। ठीक है, सत्याग्रह के यहाँ पे सत्याग्रही जो आंदोलन था तो एक प्रकार से नीति भी बन गई है या आप कहें कि लोगों की विचारधारा बन गई है। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है कि भरोसा और सहयोग। सत्याग्रही का अपने जो भी व्यक्ति सत्याग्रह पे बैठा हुआ है या कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो जो प्रतिद्वंदी है उस पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ सहयोग की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा आता है अधिक कठोरता से बचाव। सत्याग्रही को अपनी विरोधियों को स्वयं से अधिक कठोर नहीं आंकना चाहिए। सत्याग्रही जो व्यक्ति है, जो भी इस मान्यता को मानता है, ठीक है, उसको ये सोचना चाहिए कि जो उसके जो विरोधी हैं, ठीक है भाई, जो लोग उसको पसंद नहीं करते या जो उसके खिलाफ हैं, विरोधियों को स्वयं से अधिक कठोर नहीं मानना चाहिए। मतलब खुद से अधिक कठोर उन लोगों को नहीं मानना चाहिए। वह शांतिपूर्वक और सहयोगपूर्वक उनसे वार्ता करते हैं। तीसरा पॉइंट है समझौता और तैयारी। सत्याग्रही को गैर जरूरी चीज़ों पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि वह समाधान और समझदारी से सम्मान और समाधान प्राप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सत्याग्रही जो व्यक्ति सत्याग्रह कर रहा है या फिर जो इस नीति को मानता है उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए ऐसी चीज़ों के साथ समझौता करने के लिए जो कि ज़रूरी नहीं है, मतलब गैर जरूरी चीज़ें हैं, परंतु उनके साथ समझौता करके जो संघर्ष चल रहा है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए समझौता करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिर आता है चौथा पॉइंट, न्याय की लड़ाई। सत्याग्रही को न्याय
के लिए लड़ना चाहिए, अन्याय के लिए नहीं। उसके लिए व्यक्तिगत ईमानदारी और उत्कृष्टता आवश्यक है। सत्याग्रही जो व्यक्ति है जो इस नीति को अपनाते हैं, ठीक है, उनको हमेशा न्याय के लिए लड़ना चाहिए, अन्याय के लिए नहीं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप कह सकते हैं गलत हुआ है तो उसको न्याय मिले, इसीलिए सत्याग्रही व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, न कि अन्याय के लिए। दूसरा, और यही वही व्यक्ति कर सकता है जिसके व्यक्तिगत ईमानदारी और उत्कृष्टता हो, मतलब आवश्यक है। उद्देश्य की स्पष्टीकरण। सत्याग्रही को संघर्ष के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए ताकि वह अपनी कार्यवाही को उद्देश्य अनुसार समझ सके। सत्याग्रही जो व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हैं, मतलब सॉरी, इस विचारधारा को मानते हैं, ठीक है, और अगर वो किसी भी व्यक्ति के लिए इस आंदोलन पर बैठते हैं तो उनको क्या होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, या फिर ये जो संघर्ष हो रहा है ये क्यों किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें साफ साफ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्य ही क्लियर नहीं होगा तो फिर वो किस मुकाम तक जाएगा या फिर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इन लोगों को कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, मेनली अगर संघर्ष हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं, संघर्ष का उद्देश्य क्या है। अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई संघर्ष का उद्देश्य क्या है, बस हम गए, बैठ गए, कर लिया संघर्ष लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो इसका कोई ठीक रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसके अलावा संघर्ष समाधान का अर्थ है संघर्ष को असंगतियों की पहचान करना और प्रत्येक पक्ष के अस्तित्व के लिए परस्पर सम्मान रखना। ठीक है, संघर्ष का इसमें एक और आप कह सकते हैं कि समाधान का अर्थ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संघर्ष में असंगति, भाई संघर्ष की जो असंगतियाँ, गलत संगतियाँ हैं, ठीक है, इन संगतियों की पहचान करना और प्रत्येक पक्ष, दोनों पक्ष जो हैं या फिर जितने भी ग्रुप्स के बीच में संघर्ष हो रहा है उन सबके पक्ष का अस्तित्व के लिए परस्पर सम्मान रखना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि हम अपने पक्ष को अच्छा मान रहे हैं परंतु सामने वाले पक्ष को खराब मान रहे हैं, नहीं। अगर आप सत्याग्रही हैं और आप संघर्ष को समाधान करना चाहते हैं, ठीक है, सही प्रकार से, तो आपको सामने वाले पक्ष के भी सम्मान करना होगा और अपने पक्ष का भी। इसे शांतिपूर्वक और सहयोगपूर्वक हल करने की कोशिश किया जाता है। इसमें सभी पक्षों के बीच बातचीत और समझौते की प्रक्रिया शामिल है। आगे बढ़ें, अगला टॉपिक शुरू होता है अहिंसक और हिंसक संघर्ष में अंतर स्पष्ट करिए, मतलब आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहिंसक संघर्षों की। अहिंसक जो संघर्ष है उसकी विधि क्या है या फिर उसे किस प्रकार किया जाता है। शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करके विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और नागरिक अवज्ञा जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो अहिंसक संघर्ष होते हैं उनमें बात करें तो जो लोग कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से वही प्रदर्शन करते हैं, बहिष्कार करते हैं लोगों का, ठीक है, जिसके भी खिलाफ वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और नागरिक अवज्ञा जैसे तरीकों का उपयोग करते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, विरोधी को हराना या नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें अपनी गलती समझाने और परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना। मेनली उनका उद्देश्य होता है कि भाई जो भी विरोधी है, जिसकी भी गलती है, उसको अपनी गलती का एहसास हो और परिवर्तन लाया जा सके, इसीलिए ये किया जाता है। फिर आता है तीसरा उदाहरण, महात्मा गांधी द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ये वह लोग हैं जिन्होंने अहिंसक आंदोलन का उपयोग करके संघर्ष किया। ठीक है, बात करें हिंसक संघर्ष की तो इसकी विधि क्या होती है, शारीरिक बल, हथियारों और हिंसा का उपयोग करके विरोधी को हराना या उन्हें डराने का प्रयास करना। तो हिंसक संघर्ष में क्या होता है, शारीरिक बल का प्रयोग होता है, ताकत दिखाई जाती है, ठीक है, लोगों को डराया धमकाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, विरोधी को हराना, उनसे जीत हासिल करना या उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करना। जो हिंसक आंदोलन होते हैं उनमें दबाव दिया जाता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, और अगर हिंसक संघर्ष हो रहा है तो उसमें जान मान की भी हानि हो जाती है, ठीक है, हथियारों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण क्या है, कोई युद्ध हो गया, कोई आतंकवादी हमले हो गए या फिर दंगे हो गए। ये दंगे अलग अलग टॉपिक्स पे हो सकते हैं, ठीक है, मुद्दों पे हो सकते हैं, धर्म के नाम पे दंगे हो सकते हैं, और कहें तो कि भाई किसी मांग को मांगा गया, ठीक है, और वो मांग पूरी नहीं हुई तो दंगे हो सकते हैं। तो ये एक हिंसक जो है वो संघर्ष है। अहिंसक और हिंसक संघर्ष के बीच में मुख्य अंतर को बताया गया। उपयोग की जाने वाली विधि, अहिंसक संघर्ष शांतिपूर्ण तरीकों से उपयोग करता है जबकि हिंसक संघर्ष शारीरिक बल का और हिंसा का प्रयोग करता है। उद्देश्य क्या होता है, अहिंसक संघर्ष का उद्देश्य विरोधी को समझाना, परिवर्तन लाना होता है, जबकि हिंसक संघर्ष का उद्देश्य विरोधी को हराना और डराना होता है। सेम जैसा कि ऊपर लिखा गया है। इनके परिणाम क्या निकलते हैं,
अहिंसक संघर्ष में विरोधी पक्ष के बीच स्थायी शांति और समझ स्थापित होती है। ये नया है, जैसे कि जब अहिंसक संघर्ष किया जाता है तो विरोधी पक्ष के साथ उनकी बातचीत होती है, ठीक है, शांति स्थापित की जाती है अगर अहिंसक संघर्ष हो रहा है, और शांतिपूर्ण ढंग से वो जो संघर्ष है उसका जो आप कहें कि क्या नतीजा निकलेगा, संघर्ष क्यों किया जा रहा है, उसे समाप्त किस प्रकार करना है, वो शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। जबकि हिंसक संघर्ष में क्या होता है, अक्सर अधिक हिंसा, घृणा और अस्थिरता पैदा होती है और समाज को इसका जो है भुगतान करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां होती हैं। अहिंसक संघर्ष के कुछ फायदे बताए गए हैं, ठीक है। अहिंसक जैसे कि नैतिक रूप से बेहतर, नैतिक रूप से बेहतर मतलब एक सही प्रकार है संघर्ष करने का अहिंसक संघर्ष, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें समाज को कोई हानि नहीं होती, लोग अपने मन की बात आप कह सकते हैं कि कह पाते हैं, चाहे वो आंदोलन के द्वारा कर रहे हो या फिर कोई आप कह सकते हैं रैली निकाल रहे हो, ठीक है। तो बात करें नैतिक उपयोग, यह एक नैतिक रूप से बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें हिंसा का उपयोग नहीं होता और लोग जो भी उनकी मांगे हैं वो जनता जो है वो अपने सरकार से अगर मांगे हैं तो सरकार के आगे ला पाती है, कंपनी से अगर कोई मांगे हैं तो कंपनी के आगे ला पाती है। अधिक समावेशी, यह सभी लोगों को भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, चाहे उनकी शारीरिक क्षमता या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, ठीक है। तो अहिंसक संघर्ष में क्या होता है कि अधिक समावेशी है, समावेशी तात्पर्य है कि भाई कोई भी व्यक्ति ले सकता है इसमें भाग, ठीक है। और तो और चाहे उस व्यक्ति की शारीरिक क्षमता हो या ना हो, परंतु अगर वो चाहे तो इसमें भाग ले सकता है। वहीं अगर आप हिंसक संघर्ष की बात करें तो उसमें ऐसे लोग चाहिए जो हिंसा कर सके, लोगों को डरा धमका सके, लड़ाई झगड़ों में जा सके। तो हिंसक संघर्ष में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि शारीरिक रूप से अच्छे खासे हो। अधिक प्रभावी है, यह दीर्घकालिक परिवर्तन लाने में अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह विरोधी पक्ष के बीच स्थायी शांति और समझ स्थापित करता है। अधिक प्रभावी से तात्पर्य है कि अगर हम अहिंसक संघर्ष करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा हो सकता है वो बहुत लंबे समय तक चले। मांगे जो भी मांगे पूरी हुई हैं, मांगी गई हैं, वो अगर पूरी होती हैं संघर्ष के बाद, ठीक है, तो हो सकता है वो मांगे बहुत समय तक चले। अहिंसक संघर्ष की बात करें अहिंसक संघर्ष के कुछ नुकसान भी बताएंगे, जैसे कि बहुत धीमा है, ठीक है, बहुत लंबा समय लगता है, प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप आज बैठे और आज ही आपका जो मांगे हैं वो पूरी हो गई, संघर्ष आज ही आपका खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा समय हो जाता है संघर्ष करते करते लोगों को, तब जाके कहीं उनकी मांगी गई चीज़ें या उनके संघर्ष का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। कम प्रभावी है, ऊपर हमने अधिक प्रभावी की बात करी थी, ठीक है। यह कम प्रभावी क्यों कहा गया है? यह कुछ स्थितियों में कम प्रभावी हो सकता है, जैसे जब विरोधी पक्ष हिंसा का उपयोग कर रहा हो। अब देखिए, सपोज करिए भाई दो गुटों में संघर्ष हो रहा है, ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब ग्रुप ए तो भाई शांतिपूर्ण ढंग से धरने पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो मांगे कर रहा है, अपनी जो भी उसकी संघर्ष है वो कर रहा है, परंतु वहीं ग्रुप बी ने हिंसा का प्रयोग किया, तो यहाँ पे अहिंसा जो हो रहा है संघर्ष वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हिंसा वाले लोग एक प्रकार से ज़्यादा प्रभावी होते हैं एक समय पे, ठीक है, और वो लोग डरा धमका के इस संघर्ष को दबा सकते हैं। अधिक कठिन भी होता है, यह हिंसक संघर्ष की तुलना में अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, कई ऐसी पार्टियां हैं, अगर वो धरने पे बैठ जाती है तो हो सकता है लंबे लंबे समय तक उनके धरने ही चलते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो गए, ग्रुप हो गया, वो धरने पे बैठ गए तो उनका धरना बहुत लंबे समय तक चल रहा है, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने या उससे ज़्यादा भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक चुनौतीपूर्ण काम है। बात करें हिंसक संघर्ष के कुछ फायदों की, तेज है सबसे, यह अहिंसक संघर्ष की तुलना में तेज परिणाम दिख सकता है। आपने आज ही हिंसा करी और हिंसा करने के बाद आपने दबाव दिया और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई। प्रभावी है, यह कुछ स्थितियों में अधिक प्रभावी हो सकता है, जैसे जब विरोधी पक्ष हिंसा का उपयोग कर रहा हो। अब देखिए, अब जैसे हमने ऊपर उदाहरण बताया कि एक पक्ष हिंसा का प्रयोग कर रहा है और एक पक्ष अहिंसा का, तो जो अहिंसक पक्ष है वो क्या होगा, वो दबाव में चला जाएगा, उसके ऊपर दबाव पड़ने लगेगा। परंतु जब सामने वाला पक्ष हमसे हिंसा कर रहा है और अगर हम भी हिंसा से ही उसका जवाब दें तो यहाँ पे ये प्रभावी माना जाएगा और थोड़ा आसान है। ये अहिंसक संघर्ष की तुलना में आसान और कम चुनौतीपूर्ण है। जो हिंसक संघर्ष है ना वो कम चुनौतीपूर्ण है, बस उसमें क्या करना है, लोग जुड़ गए ग्रुप के साथ, अगर दंगे हो रहे हैं, हिंसा के तौर पे दंगे हो रहे हैं, तो उसमें जाके पत्थरबाजी से लेकर हर वो चीज़ जिसमें जनता को या समाज को तोड़ने का काम किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं।
तो क्या है, कम चुनौतीपूर्ण है और आसान भी है। परंतु वहीं अगर हम धरनों की बात करें, जो लोग अहिंसा के तौर पे धरना कर रहे हैं, वो भूखे हैं बहुत लंबे समय तक, अगर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और तो धरना कर रहे हैं, तो वो लंबे समय तक चलता है, वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। हिंसक संघर्ष के कुछ नुकसान भी बताए गए हैं। नैतिक रूप से गलत है, ठीक है, नैतिक रूप से गलत है। इससे वह लोग जो कि संघर्ष में शामिल नहीं हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है। समाज के वह लोग जो कि इन चीज़ों से बहुत दूर है, ठीक है, हिंसक संघर्ष उन्हें भी परेशानी में ला सकता है। कम समावेशी है, यह उन लोगों को भाग लेने का अवसर नहीं देता जो हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हिंसक जो संघर्ष है उसमें वही लोग भाग लेते हैं जो हिंसा करना चाहते हैं, जिन्हें हिंसा पसंद है, ठीक है। अहिंसक लोग इसमें भाग नहीं ले सकते, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये समावेशी भी नहीं है। कम प्रभावी है। कम प्रभावी क्यों है? यह दीर्घकालिक परिवर्तन लाने में कम प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह विरोधी पक्ष के बीच अधिक हिंसा, घृणा और अस्थिरता पैदा कर सकता है। अब देखिए कि भाई कम प्रभावी क्यों माना गया यहाँ पे, इसलिए माना गया कि सपोज करिए कि भाई कंपनी के कुछ लोगों ने मांग करी किसी चीज़ की, ठीक है, और हिंसा कर दी। अब कंपनी ने आज तो वो मांगे मान ली क्योंकि हिंसा हुई है, परंतु जब जैसे ही कंपनी अपने ठीक उस पर आएगी स्थिति में, वह उन लोगों को या फिर उन मांगों को वापसी हटा देगी या फिर दूसरा तरीका ढूंढेगी। तो इसका क्या है कि वो जो मांगी गई मांगे हैं या जो उद्देश्य है वो केवल कुछ समय तक ही चलता है उद्देश्य, उसके बाद वो उद्देश्य भी हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिनों तक चलने वाला जो परिवर्तन है वो इससे नहीं लाया जा सकता। बात करें निष्कर्ष की, अहिंसक और हिंसक संघर्ष दोनों अपने फायदे और नुकसान हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण है कि आप अपनी स्थिति में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ये क्वेश्चन आंसर जैसे ही हमारे नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, आप वहाँ जाके इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो नीचे दिए गए आंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जितने भी आंसर दिए गए हैं ऊपर के नोट्स से ही बनाए गए हैं, तो अगर आप ऊपर के नोट्स को भी अच्छे से कवर करते हैं तो आप अच्छे से आंसर नोट डाउन कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो ये थे आपके आज की वीडियो, आपको कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक, ब्लॉगर नोट्स साइट का लिंक दिया गया, आप जाके यहाँ पे हम सबसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। नोट्स जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 2023 के न्यू नोट्स पे काम चल रहा है, जैसे ही न्यू नोट्स कंप्लीट होंगे न्यू नोट्स भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ में ब्लॉगर की जो वेबसाइट है वहाँ पे हम अब 6 सेमेस्टर के जो न्यू नोट्स हैं वो भी वहाँ पे पब्लिश करेंगे, तो आप वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप चाहें तो ब्लॉग के थ्रू पढ़ सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL वो भी लाइव हो चुका है, 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसे डाउनलोड किया है, ठीक है, और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है। तो आप जाइए उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL उसका नाम है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट उसमें डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, कॉलेज के अपडेट्स देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और नए नए क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर रहे हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सिलेबस हो गया, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल हो गया, स्टूडेंट पोर्टल में आपके स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, कॉलेज से रिलेटेड आपके मार्कशीट हो गई, रिजल्ट हो गए, ठीक है, और भी जितने भी है सिलेबस रिलेटेड सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।